विसर्ग संधि का लोप या लोप संधि। विसर्ग संधि में आता है संस्कृत व्याकरण में। ये इसके 3 नियम हैं। पहला नियम है आ। ये पहले नियम में आता है आ, और आ के बाद आता है विसर्ग। विसर्ग के बाद होगा जमा का निशान। जमा के निशान के बाद कोई भी स्वर हो, ऐसा लिखा है मैंने, कोई भी स्वर हो, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। किसका? कै वर्ग का, च वर्ग का। इस तरह से कै से लेकर के पै वर्ग तक के जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उनका कोई भी वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो? तीसरा चौथा पांचवा। और ये, रे, ले, वे और है, ये हो। तो हमें इसके इसी क्रम में हमें विसर्ग का लोप कर देना है। मैंने बताया, दोबारा देखें, मैंने बताया विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद स्वर हो, स्वर में कोई भी स्वर हो, और 3, 4, 5 ये लिखा है वर्ण। 3, 4, 5 वर्ण का मतलब है कै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसी प्रकार से च वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो कहने का मतलब है कै से लेके पै तक के जितने वर्ग हैं उन सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। ये, रे, ले, वे और है हो। तो हमें किस तरह से संधि बनानी है, इसमें हमें विसर्ग का करना है लोप, और किस तरह से संधि बनेगी वो देखना है। यानी ये सारे के सारे ये जो लिखे ना मैंने, ये जमा के निशान के बाद ये सारे हों, इनमें से कुछ कोई सा भी हो, और उससे विसर्ग से पहले नियम में आ होना चाहिए। आ का विशेष ध्यान रखना है। विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, उसके बाद जमा के निशान के बाद कोई भी स्वर हो, वर्णों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये, रे, ले, वे हो। तो हमें विसर्ग का लोप करके संधि को पूरा करना है। जैसे लताहा शब्द लिखा है, लताहा लिख करके इसके आगे विसर्ग लगाए, जमा के निशान के बाद अत्र आ गया। तो यहाँ विसर्ग का तो हम करेंगे नियमानुसार लोप करेंगे। और लोप क्यों किया? क्योंकि जमा के निशान के बाद ए आ गया। ए स्वर है, मैंने कहा स्वर हो तो हमें विसर्ग का लोप करके लिखना है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि दोनों पदों को मिलाना नहीं है। लता अलग से आएगा, अत्र अलग से आएगा, और विसर्ग का हमने कर दिया लोप। इसी प्रकार से देखो गीता है, तो गीता में विसर्ग से पहले क्या है? पहचानो, विसर्ग से पहले है आ। नियम आ गया। आ के बाद क्या होना चाहिए? जमा के निशान के बाद कोई भी स्वर हो, तो कोई भी स्वर आ गया। कोई भी स्वर हो, मैंने ये बताया, कोई भी स्वर हो, चाहे वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये, रे, ले, वे हो, तो हमें विसर्ग का लोप करके लिखना है। तो यहाँ ई आ गया, ई स्वर है, इसलिए हमने विसर्ग का लोप कर दिया। और गीता, इच्छन्ति ऐसे अलग अलग लिख दिया। तीसरा देखें, तरुणः जमा नमन्ति लिखा है। तो तरुणा में यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि विसर्ग से पहले सूत्र के हिसाब से, नियम के हिसाब से आ आना चाहिए। आ गया, और आ के बाद में ने आ गया। वर्ण बताए थे ना मैंने, कै से लेके पै वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं उनमें तीसरा चौथा पांचवा आना चाहिए। तो न क्या है? तै, थे, दे, धे, ने, पांचवा वर्ण है। इसलिए इस पांचवें वर्ण के कारण हमारा विसर्ग का लोप करते हुए हम तरुणा और नमन्ति लिख देंगे। इसी प्रकार वृद्धा विसर्ग लगाए, और विसर्ग के बाद जमा का निशान है, और उसके बाद में गच्छन्ति शब्द में गए आ गया। तो नियम क्या कहा था कि विसर्ग से पहले वृद्धा में आ हो गया, ये नियम आ गया। और नियम के अनुसार विसर्ग से पहले आ हो, और आ के बाद में अगर कोई स्वर हो, या कै और से लेकर के पै वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं उनमें से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये, रे, ले, वे, है हो, तो हम विसर्ग का लोप करते हुए दोनों पदों को अलग अलग लिख देंगे। तो इसमें गया गया ये वर्ण हैं,
और वर्णों के हिसाब से कै वर्ण का कै, ख और गै कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए इस वर्ण को देखते हुए हम विसर्ग का लोप करेंगे और वृद्धा और गच्छन्ति दोनों पद अलग अलग लिख देंगे और शब्द जो है हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद नियम संख्या 2 है। 2 में क्या है कि ए होना चाहिए, विसर्ग का निशान है ये, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और जमा के निशान के बाद ये कहता है कि ए नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने काट रखा है कि जमा के निशान के बाद ए नहीं होना चाहिए, या यूँ समझ लें ए को छोड़ कर के कोई भी स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, ये लिखा है मैंने, कोई भी स्वर हो या कोई भी भिन्न स्वर हो, ऐसे भिन्न कोई भी स्वर हो या ए को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, ऐसा समझ लें। तो विसर्ग का लोप करते हुए हमारे संधि का शब्द पूरा होगा। तो जिसमें लिखा है अर्जुन है, ये विसर्ग लगा है और इसके बाद ये जमा का निशान है और ये है उवाच। तो विसर्ग का तो लोप करना है। लोप क्यों करना है? क्योंकि नियम के अनुसार विसर्ग से पहले क्या है, हमारा ए है। ए के बाद हमें क्या बताया कि दोबारा ए नहीं आना चाहिए, ए को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो हमें विसर्ग का लोप करना है। तो ए को छोड़ करके करेंगे तो यहाँ ऊ आ गया, इसलिए हम इसको विसर्ग का लोप करते हुए अर्जुन उवाच ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर देखें, तीसरा नियम, से के आगे विसर्ग लगाए और ऐसे के आगे विसर्ग लगाए। विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले ये हों, ये दोनों हों। विसर्ग से पहले से है और ऐसा है हो, और विसर्ग के बाद जमा का निशान है, जमा का निशान के बाद में ए नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ काट रखा है, ए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर हो, ए को मैंने ये लिखा है, ये समझ ले, ए को छोड़कर, ऐसे लिख लें, छोड़कर, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, या फिर क्या हो, ये ओब्लिक लगा रखे है, या फिर कोई भी व्यंजन हो। दोबारा समझें, स है ओब्लिक ऐसे है, विसर्ग से पहले ये हो, ये दोनों में से कोई सा ही हो। विसर्ग के बाद जमा का निशान है, जमा के निशान के बाद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो। तो हमें कैसे विसर्ग का लोप करके संधि पूरी करनी है? देखो, स के आगे विसर्ग लगाए, सह जमा पठती लिखा है, तो स का जो है इस विसर्ग का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। और ये व्यंजन है, पे व्यंजन है, इसलिए पे व्यंजन को ध्यान में रखते हुए स के आगे जो विसर्ग है उसका लोप करके हम स है अलग अलग लिखेंगे, स पठंती। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, इसको देख लेना। इसके बाद मैंने चतुर्दश माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, जिन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। सभी संस्कृत के जितने भी टॉपिक चले हैं, जितना भी हमने ग्रामर समझा है पीछे वाला, उन सब में ये लिखा है कि महेश्वर सूत्र का ये बना, महेश्वर सूत्र ये है, खर ये है, हल ये है, ऐसा मैंने वर्णन बार बार लिखा है, सूत्रों में समझाया भी है। तो ये सारे के सारे मैंने 14 प्रत्याहार जो हैं, चतुर्दश प्रत्याहार है महेश्वर सूत्र के, वो मैंने यहाँ राउंड अप में लिख के दिखाए आपको। इनको भी पढ़ लेना। धन्यवाद।